कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 13 सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 13 सी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 में जो त्रिभुज हमको दिए गए हैं, इन त्रिभुज में से कोई से दो त्रिभुज सर्वांगसम है, उनको छांटकर हमें सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए कहा गया है कि इन त्रिभुज दिए गए त्रिभुजों के चित्र में से कोई से दो त्रिभुज सर्वांगसम है, उनको छांटकर हमें सांकेतिक भाषा में लिखना है। और पिछले अभ्यास में हम सीख चुके हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की जांच करने के हमारे पास चार तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एस 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 सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। दूसरा तरीका है एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। तीसरा तरीका होता है ए एस ए सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। और चौथा तरीका होता है आर एच एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। तो ये पहला तरीका तो हम पिछली अभ्यास 13 बी में सीख चुके हैं कि एस 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 सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की जांच हम कैसे करते हैं कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कहते हैं एस 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 सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। आज हम ये दूसरा जो तरीका है एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की जांच कैसे करते हैं, ये हम आज इस अभ्यास में सीखेंगे। और ये अगले दो तरीके हम अगली नेक्स्ट जो आने वाली अभ्यास है, अभ्यास 13 डी और 13 ई में हम सीखेंगे। आज हम ये दूसरे प्रकार द्वारा एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की जांच कैसे करते हैं, ये सीखेंगे इस अभ्यास में। देखिए जैसे इसका नाम है एस ए एस सर्वांग क्षमता। तो यहाँ एस का मतलब देखिए, एस का मतलब एक्स को अंग्रेजी में एस का मतलब होगा साइड, ए का मतलब होता है एंगल और एस का मतलब साइड। साइड को हिंदी में हम बोलते हैं भुजा और एंगल को हिंदी में हम कहते हैं कोण और साइड को भी हिंदी में बोलते हैं भुजा। तो ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम। भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम। अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज इस प्रकार होते हैं, जैसे हमने ये दो त्रिभुज बना लिए हैं, एक का नाम रखा ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम रख दिया हमने पी क्यू आर। अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों की संगत कोई दो संगत भुजा बराबर हो, देखिए जैसे ए बी की लंबाई इस वाले त्रिभुज की पी क्यू के बराबर है, जैसे इस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 2 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा की लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज में भी दूसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो दो त्रिभुजों की अगर दो संगत भुजाएं बराबर हों और उन्हीं के बीच का कोण, जैसे यहाँ पर ये 2 और 4 वाली भुजा के बीच का कोण ए है, यहाँ भी 2 और 4 वाली भुजा के बीच का कोण यहाँ पर पी है। अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की माप बराबर हो और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे इस त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए बी के संगत यहाँ पर पी क्यू है, ए सी के संगत यहाँ पर पी आर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। और इन संगत भुजाओं के जो बीच का कोण है, 2 और 4 के बीच का कोण, यहाँ भी 2 और 4 के बीच का कोण, ये एक दूसरे के बराबर हो, तब हम एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कहते हैं। ये थी एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम की परिभाषा। अब प्रश्न संख्या 1 को हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और कोई से दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, उन त्रिभुजों को हमें छांटकर यहाँ पर लिखना है सांकेतिक भाषा में। तो पहला त्रिभुज देखिए, यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर
और एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण यहाँ पर है। तो ऐसा त्रिभुज हम देखेंगे जिसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। और जैसे ये यहाँ पर कोण का चिन्ह बना हुआ है प्रत्येक त्रिभुज में, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोण ए की माप जितनी होगी वही कोण बी की माप होगी, वही कोण ई की माप होगी, वही कोण एच की माप होगी और के की भी माप वही होगी। तो यहाँ पर ये जो कोण का चिन्ह लगाया हुआ है प्रत्येक त्रिभुज में, इसका मतलब है ये सभी इन सभी शीर्षों पर जहां पर ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सभी शीर्षों पर बनने वाले कोणों की माप बराबर है। तो पहले त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और बीच में ये कोण का चिन्ह। तो ऐसा त्रिभुज हम देखेंगे जिसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर हो, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर हो और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण हो। तो ऐसा त्रिभुज यहाँ पर देखिए 2 और 3 पर ये कोण इन दो भुजाओं के बीच से वाले कोण क्यू होना चाहिए था, पर यहाँ पर पी है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर उनके बीच का कोण यहाँ एफ होना चाहिए था, तो यहाँ ई वाले पर निशान लगा हुआ है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण है यहाँ पर। तो त्रिभुज पहला वाला और ये त्रिभुज जो चौथा है, इन दोनों में अगर हम देखें यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की भुजा, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की भुजा, एक 3 सेंटीमीटर की भुजा और 3 सेंटीमीटर की भुजा, दोनों भुजाओं के बीच का कोण यहाँ एच और यहाँ दोनों भुजाओं के बीच का कोण है ए। ये दोनों पहले से ही बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी कट का चिन्ह है और यहाँ पर भी कट का चिन्ह है। तो इसका मतलब हुआ त्रिभुज ये वाला जो पहले नंबर पर है और त्रिभुज चौथे नंबर पर है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। और एक दूसरे के सर्वांगसम इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज में भी एक भुजा की लंबाई यहाँ पर ए बी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर एच आई 2 सेंटीमीटर, यहाँ ए सी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ एच आई एच जे 3 सेंटीमीटर है और उनके बीच के कोण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं एस ए एस, देखिए दो भुजा उनके बीच का कोण, बीच में कोण, एस ए सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो उत्तर में अगर हम यहाँ पर लिखें तो त्रिभुज देखिए पहले 2 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर भुजा का नाम, तो ऐसे रखेंगे बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी। और यहाँ पर दूसरे वाले तीस जो चौथे नंबर का त्रिभुज है इसमें भी 2 सेंटीमीटर भुजा और फिर 3 सेंटीमीटर वाली भुजा की ओर जाएंगे हम, आई एच जे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज आई एच जे। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के हैं सर्वांगसम, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का नाम हमने लिखा और बीच में सर्वांगसम का चिन्ह लगा दिया। तो ये हो जाएगा सांकेतिक रूप। दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनको सांकेतिक रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं, पहले त्रिभुज का नाम, दूसरे त्रिभुज का नाम और बीच में सर्वांगसमता का चिन्ह। और जब ये नाम हम लिखते हैं तब हमको यहाँ ध्यान रखना होता है कौन से शीर्ष के संगत कौन सा शीर्ष है। जैसे इस वाले त्रिभुज में देखिए एच के बराबर कोण ए है, तो अगर एच हमारा यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर कोण दूसरे त्रिभुज में एच के जो संगत कोण है वो उसी को बीच में रखेंगे, तो एच के संगतता यहाँ पर ए। यहाँ कोण बी के बराबर देखिए कोण आई है और कोण सी के बराबर है कोण जे, तो बी के संगत आई है और सी के संगत यहाँ पर जे कोण है। तो त्रिभुजों के शीर्ष जब त्रिभुजों के हम नाम लिखते हैं तो संगत कोणों के नाम उसी क्रम में आने चाहिए, जैसे बी के संगत है आई, ए के संगत है एच और सी के संगत है जे कोण और बीच में सर्वांग क्षमता का चिन्ह। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, अगर हम दूसरे त्रिभुज की तुलना करें, देखिए यहाँ पर दूसरे त्रिभुज की तुलना करें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, पर ये जो कोण हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, इस तीसरे वाले चित्र में भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर और फिर ये तीसरी भुजा है। ये तीसरा वाला चित्र है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की भुजा और एक 3 सेंटीमीटर की भुजा। तो यहाँ इन तीनों त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और जो तीसरी भुजा है, जब किसी दो त्रिभुजों की दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, संगत भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो तीसरी संगत भुजा की लंबाई स्वतः बराबर हो जाएगी। देखिए जब ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये दो, ये तीन, तो तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी वो भी स्वतः ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी।
तो यहां पर देखिए ए पी क्यू के संगत यहां पर है ई एफ, और पी आर के संगत यहां पर हो जाएगा, देखिए पी आर के संगत यहां पर हो जाएगी ई जी, ये वाली रेखा। और उनके बीच का कोण देखिए यहाँ पर ये कोण दिया है 2 सेंटीमीटर, और जिस भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है उनके बीच का कोण यहाँ पर पी 2 सेंटीमीटर, और जिस भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है उनके बीच का कोण कोण ई कोण पी के बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तीसरी अज्ञात भुजा की लंबाई, यहाँ पर तीसरी अज्ञात भुजा की लंबाई दोनों बराबर होंगी, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजा की लंबाई बराबर है, तो तीसरी जो भुजा होगी उसकी लंबाई स्वतः बराबर हो जाएगी। और ऐसे ही इस तीसरे चित्र में भी है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और जिस भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं है उसके बीच के कोण पर यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। तो कोण के, कोण पी और कोण ई, तीनों कोण बराबर हैं, पहले से ही प्रश्न में बताया गया है। और ये इस कोण की एक भुजा है जिसकी लंबाई हमको ज्ञात नहीं है, यहाँ पर भी ज्ञात नहीं है और यहाँ पर भी ज्ञात नहीं है। 2 सेंटीमीटर और अज्ञात माप वाली भुजा भुजा जो है उनके बीच का कोण यहाँ पर बराबर है। तो तीनों त्रिभुज में देखिए यहाँ पर दो संगत भुजा की लंबाई कैसी है, बराबर है, उनके बीच के कोण भी बराबर हैं, तो इसलिए दोनों तीनों त्रिभुज एक दूसरे के हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले त्रिभुज का नाम। पहले त्रिभुज का नाम देखिए, दो वाली भुजा से हम चलेंगे बिना लंबाई जिसकी माप हमको ज्ञात नहीं है उस भुजा की माप की ओर, तो 2 सेंटीमीटर और फिर ये अज्ञात माप वाली भुजा, तो क्यू पी आर, तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी आर। अब दूसरे त्रिभुज का जब नाम लिखेंगे तो वहां पर भी पहले 2 सेंटीमीटर वाली भुजा और फिर जिस भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है उस ओर चलना है। देखिए ऐसे चलेंगे तो 3 की ओर जाना पड़ेगा, पहले हम 2 से फिर अज्ञात माप वाली भुजा की ओर, तो लिखेंगे इसका नाम एफ ई जी, त्रिभुज एफ ई और जी। फिर तीसरे त्रिभुज का नाम लिखते हैं, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर वाली भुजा के एल है और अज्ञात माप वाली भुजा है के एम, तो पहले 2 से अज्ञात माप वाली भुजा की ओर एल के एम, लिखते हैं त्रिभुज एल के एम। तो ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग है, एस ए एस यहां पर भी लिख देंगे हम। ये दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, और ये तीनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांगसम है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज की दो संगत भुजा और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण यहाँ पर बराबर हैं। यहाँ पर भी हम लिखेंगे एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर और कोण A 90 डिग्री का है। और फिर उसके बाद त्रिभुज एक्स वाई जेड की भी रचना हमको करनी है जिसमें भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर, कोण x 90 डिग्री का है और कोण y 45 डिग्री का है। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, उसकी जांच हमको करनी है। पहले प्रश्न में दिए गए माप के दो त्रिभुज की रचना हमको करनी है, फिर बताना है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं या नहीं। पहले हम इन दोनों त्रिभुजों की रचना करेंगे दी गई माप के अनुसार। तो पहले हम पटरी लेंगे और पटरी की सहायता से पहले त्रिभुज की एक भुजा की माप है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसको खींच लेंगे 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर, ये हो गई। इसका नाम रख लेते हैं हम ए और बी। उसके बाद AC भुजा की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष ए पर जो कोण है वह 90 डिग्री का है। पहले हम शीर्ष ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे चांदे की मदद से, बना लेते हैं चांदे की मदद से। तो चांदे को यहां पर रखेंगे शीर्ष ए पर,
बिंदु ए पर रखेंगे चांदे का मध्य वाला बिंदु, और यहां से हम बना देंगे 90 डिग्री का कोण। तो शीर्ष ए पर हमने चांदे की मदद से एक ये 90 डिग्री का कोण बना दिया है। और प्रश्न में भुजा एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई थी। अब हम प्रकार में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे और केंद्र बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप हम यहाँ पर लगा देंगे। तो प्रकार की सहायता से हम पहले पटरी की सहायता से प्रकार में भर लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का माप। ठीक है। और यहाँ पर प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और ये चाप हमको यहाँ पर लगाना होगा। देखिए ये वाली जो रेखा हमने खींची थी 90 डिग्री के कोण वाली, ये कुछ छोटी रह गई है, तो हम इसको बढ़ा लेंगे आगे। ठीक है। अब जहां पर ये चाप हमने लगाया है और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर रहेगा त्रिभुज का शीर्ष सी। और इस शीर्ष सी बिंदु सी को हम बिंदु बी से मिला देंगे, जिससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज बन गया है ए बी सी। ठीक है। त्रिभुज, इस त्रिभुज में भुजा ए बी की लंबाई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और भुजा AC की जो लंबाई है वह भी है 6 सेंटीमीटर। पहले हमने त्रिभुज ABC की रचना यहाँ पर कर ली है। अब इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज की भी रचना करेंगे। देखिए दूसरा त्रिभुज है एक्स बाई जेड, जिसकी एक भुजा की माप है एक्स बाई बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम पटरी की सहायता से एक भुजा खींचेंगे जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ये खींच दिया हमने 6 सेंटीमीटर। इस सिरे को हम मान लेते हैं बिंदु x, और इस सिरे पर मान लेते हैं बिंदु y। तो x बाई हमने 6 सेंटीमीटर भुजा की एक माप खींच दी है। अब शीर्ष x पर देखिए बिंदु x पर 90 डिग्री का कोण है, तो चांदे की मदद से हम शीर्ष x पर 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। देखिए 90 डिग्री का कोण है बिल्कुल यहाँ सीधा। तो कुछ बड़ा कर लेते हैं। अब प्रश्न में आगे कहा गया है शीर्ष बाई पर है 45 डिग्री का कोण, शीर्ष बाई पर है 45 डिग्री का कोण। अब चांदे की मदद से शीर्ष बाई पर भी 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चांदे को रख लेते हैं बिंदु बाई पर, और यहां से हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। तो देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा 40 और 50 के बीचों बीच, यहाँ पर ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। और ये दोनों कोण, शीर्ष ए पर हमने बनाया था 90 डिग्री का कोण शीर्ष एक्स पर, और शीर्ष बाई पर हमने बनाया है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे को यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर, यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड का तीसरा शीर्ष आ जाएगा यहाँ पर जेड। तो दोनों त्रिभुजों की रचना हमने यहाँ पर कर ली है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स बाई और जेड। अब हमको देखना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। देखिए पहले त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी एक कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी एक कोण 90 डिग्री का है। और प्रश्न में देखिए इस त्रिभुज में की जो रचना की है, भुजा AC की जो माप है वह 6 सेंटीमीटर है, पर यहाँ पर भुजा एक्स जेड की माप हमको ज्ञात नहीं है। तो पट्टी की सहायता से इस भुजा की माप भी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु ए पर पटरी का जीरो शून्य वाला बिंदु, जहां पर पटरी में जीरो होता है उसके सामने हम बिंदु एक्स पर रखेंगे।
ठीक है। अब जब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं, यहाँ पर बिंदु x से बिंदु z तक की जो दूरी है वह भी आ गई है 6 सेंटीमीटर। x से z तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो भुजा एक्स जेड की माप भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, पहले त्रिभुज की एक भुजा ए बी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी पहले दूसरे त्रिभुज की एक भुजा एक्स बाई 6 सेंटीमीटर। भुजा ए सी की माप 6 सेंटीमीटर, भुजा एक्स जेड की माप भी 6 सेंटीमीटर। और उनके भुजा संगत भुजा यहाँ पर दो त्रिभुजों की बराबर है, और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण यहाँ पर 90 है, वहां पर भी 90 है। तो दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजा बराबर हैं और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एस एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि देखिए त्रिभुज, एक तो त्रिभुज हमने बनाया है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर त्रिभुज एक्स बाई जेड। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो पहले त्रिभुज की एक भुजा है ए बी, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा है एक्स बाई, दोनों की माप बराबर है। पहले त्रिभुज की भुजा या पहले त्रिभुज का एक कोण है ए, दूसरे त्रिभुज का एक कोण है एक्स, दोनों की माप यहाँ पर 90 डिग्री है। ये दोनों 6 सेंटीमीटर माप की भुजाएं हैं। पहले त्रिभुज की एक भुजा ए सी और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा एक्स जेड, दोनों की माप बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो हम दोनों त्रिभुजों में देखते हैं दो भुजाओं की माप बराबर है, उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। तो यहां लिखते हैं तब एस ए एस सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए बी सी जो है, देखिए त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एक्स बाई और जेड के दोनों के एक दूसरे के हो जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है पार्श्वांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी, और देखिए यहां पर जो चित्र दिया गया है इस चित्र में भुजा ए बी की जो माप है, भुजा ए बी की जो माप है वह भुजा ए सी के बराबर है, ए बी की माप ए सी के बराबर। और कोण डी ए बी, डी ए बी, ये वाला जो कोण है डी ए और ए बी के बीच में जो कोण बना है डी ए बी, कोण सी ए डी के, सी ए डी ये वाले कोण के बराबर है। ये दोनों कोण भी बराबर दिए गए हैं। अब हमसे पूछा है कि त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी जो नीचे बना हुआ है, और एक त्रिभुज है ए डी सी, ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं, यदि है तो क्यों है सर्वांगसम, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, एक त्रिभुज तो एडी वाली भुजा के नीचे है, एक त्रिभुज एडी वाली भुजा के ऊपर है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, पहले वाला निचला वाला जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा ए बी की लंबाई ऊपर वाले त्रिभुज की एक भुजा ए सी के बराबर है, ये दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। और दोनों त्रिभुजों में जो एडी वाली भुजा है दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए एक जैसी भुजा है ये एडी वाली जो भुजा है। जितनी भुजा की लंबाई एडी वाली भुजा की लंबाई जितनी पहले वाले त्रिभुज के लिए होगी उतनी ही दूसरे वाले त्रिभुज के लिए होगी। और जब दो त्रिभुजों की दो संगत भुजा बराबर है और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण भी यहाँ पर बराबर दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो लिखते हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एडीसी, एडीसी हमसे पूछा गया है त्रिभुज एबीडी त्रिभुज एडीसी के सर्वांगसम है या नहीं, ये हमसे पूछा गया था। तो निचले वाले त्रिभुज का नाम दिया गया है ए बी डी, ए बी डी, और ऊपर वाले त्रिभुज का नाम दिया गया है ए डी सी। अब हमको देखना है दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं या नहीं। ए डी सी,
देखिए पहले त्रिभुज की भुजा यहाँ पर ए बी, दूसरे त्रिभुज की भुजा ए सी के बराबर है। तो ए बी वाली भुजा की जो माप है वह भुजा ए सी के बराबर है। ऐसा प्रश्न में हमको पहले से ही बता दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ये तो हमको प्रश्न में ही दिया है। उसके बाद एडी वाली भुजा एडी, एडी वाली भुजा एडी के बराबर होगी, क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए एक जैसी है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों त्रिभुजों के लिए ये, इस भुजा की माप दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी, क्योंकि एक ही भुजा दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर आ रही है। अब इन संगत भुजाओं के बीच का कोण यहाँ पर देखिए, ये एक है सी ए डी। तो यहाँ लिखते हैं कोण सी ए डी, जो कोण है वह बराबर है कोण बी ए डी के। जैसे सी ए डी कोण जो है वह बराबर है डी ए बी के। ए डी डी ए बी के, ये दोनों कोण, एक कोण का नाम है सी ए डी और दूसरे कोण का नाम है डी ए बी। दोनों कोण यहाँ पर बराबर हैं, ये भी प्रश्न में हमको दिया है। अब इन जब दो त्रिभुजों की, दो संगत भुजाओं की माप बराबर है और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं एसएएस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ए के संगत कोण जो है ए है। देखिए ए पे जो संगत कोण है दोनों त्रिभुजों का ए बराबर होगा। कोण बी के संगत यहाँ पर डी होना चाहिए। तो बी के संगत, देखिए डी के संगत तो यहाँ पर डी वाला कोण होना चाहिए। तो जो ये नाम लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी, तो यहाँ कोण बी के संगत, यहाँ शीर्ष बी के संगत है कोण शीर्ष सी, और डी के संगत वाला कोण डी रहेगा। तो जो हमको नाम दिया गया है ये नाम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पूछा है त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एडीसी एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं, और यदि है तो क्यों है सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम तो हैं, पर ये वाले नाम हमको नहीं लिखने हैं, क्योंकि ए के संगत ए है और बी के संगत जो कोण है वह सी है और डी के संगत यहाँ पर डी कोण है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम लिखते हैं जैसे सी ए डी, लिखते हैं सी ए डी। त्रिभुज सी ए डी जो है वह सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के, त्रिभुज बी ए डी के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम क्यों होंगे, एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, क्योंकि इन दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की माप बराबर है और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। इसमें भुजा एसी की माप 4.5 सेंटीमीटर, भुजा बीसी की माप 6 सेंटीमीटर और भुजा सी, कोण सी का माप दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमको एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। तो हम पटरी की सहायता से सबसे पहले त्रिभुज की एक भुजा खींच देंगे। यहाँ पर एसी वाली भुजा की माप है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पट्टी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर माप का एक भुजा खींचेंगे। इसके एक सिरे पर लिख देंगे एसी और दूसरे सिरे पर, पहले वाले सिरे पर ए, दूसरे वाले सिरे पर सी लिख देंगे। ए से सी तक की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अब भुजा बीसी की माप 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष सी पर कोण 60 डिग्री का दिया गया है। तो पहले हमको ये कोण बनाना पड़ेगा। पहले हमको ये कोण सी जो दिया गया है 60 डिग्री का, इसको बनाएंगे, चांदी की मदद से बना लेते हैं। तो अपने चांदी को रखना है बिंदु सी पर और 60 डिग्री का कोण यहां पर बना देंगे। देखिए इधर से हम कोण बना रहे हैं तो यहां पर आएगा 60 डिग्री का कोण।
और इसको आगे तक खींचेंगे 60 डिग्री। तो ये बन गया शीर्ष बिंदु सी पर 60 डिग्री का, ये हमने यहाँ पर कोण बना दिया 60 डिग्री का। फिर आगे भुजा बीसी की जो माप है वह 6 सेंटीमीटर है। तो जो तीसरा शीर्ष होगा इस त्रिभुज का ए बी सी, देखिए हमने शीर्ष ए सी बना दिए हैं, बी ऊपर होगा कहीं। तो त्रिभुज शीर्ष बी से सी तक की जो दूरी है, शीर्ष बी से सी तक की जो दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है। अब हम प्रकार में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप भरेंगे। तो यहाँ पर प्रकार की नोक को बिंदु ओ पर रखकर, जीरो पर रखकर इसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे और प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु सी पर और एक 6 सेंटीमीटर चाप त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे। अब ये वाली भुजा और जो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया है एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष रहेगा बिंदु बी। अब इस बिंदु बी को बिंदु ए से मिला देंगे तो हमारे त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो ये कर दी है हमने एक त्रिभुज की रचना, त्रिभुज ए बी सी, जिसकी एक भुजा की माप 4.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बीसी की माप देखिए बी से सी तक की जो दूरी है वह है 6 सेंटीमीटर और कोण सी पर है 60 डिग्री का कोण। तो ऐसे त्रिभुज का निर्माण हमने कर दिया है पटरी प्रकार और चांदे की मदद से एक त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी। तो प्रश्न संख्या 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13C कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 13D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।